अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में यहाँ पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, तो कहीं ना कहीं साथ ही ये डिस्कशन भी होती है कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो माशी इस्तेहकाम, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और इस वक्त अगर हमारा कंसर्न है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, तो वहीं पर मईशत को लेकर भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं जो उसको इस वक्त फेस करना पड़ रही हैं। जब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर कि कौन से टारगेट्स हमने सेट किए, कौन से टारगेट्स मिस किए, IMF प्रोग्राम की बात करते हैं, वो क्यों वापस रिवाइव नहीं हो रहा उसकी बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ एक आम आदमी जो है उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने डे टू डे के जो वो कहते हैं ना, देयर ओनली कंसर्न विद मेकिंग देयर एंड्स मीट। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे आज। एक तो ये कि जो आने वाला बजट है उसमें एक आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ टारगेट सेटिंग जो की गई है वो अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो आकर बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो जो कुछ चीज़ें इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है उन पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे इस इशू के ऊपर भी कि जो बार बार सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम को लेकर कुछ लोग जो इस वक्त शायद हुकूमत में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि इस तरफ इंडिकेट करते रहे कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, मुल्क की सूरत हाल जो है, माशी सूरत हाल शायद नहीं संभलेगी किसी भी सूरत। इसी हवाले से आज जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या कहा पहले आपको सुनवाते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। एक है आइटम, तो उससे हमने देखा कि जो 24th इकॉनमी थी वो 2022 में 47th इकॉनमी बन गई। तो धचका लगा पाकिस्तान की इकॉनमी को। सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रगलिंग। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। आई एश्योर यू, पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। और आपने सुना उन्होंने कहा कि तारीखें देते, बहुत से लोग तारीखें देते हैं, तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। जहां पर ये जो पूरी गुफ्तगू थी इसमें बहुत तफसील से उन्होंने बात की। मैं प्रोग्राम के दौरान कोशिश करूंगी कि हम उन इशूज़ के ऊपर भी साथ साथ बात करें। और जहां पे जैसे मैंने बात की कि टारगेट सेटिंग जो है वो साथ साथ की जा रही है, तो कुछ अहदाफ जो सेट कर रही है ये हुकूमत, वो भी शेयर किए कल जो फेडरल मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब। और साथ ही साथ ये बात भी की कि किस तरीके से जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके लिए पिछली हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है, और उन्होंने क्या क्या ऐसा गलत किया जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल पर पहुंचे हैं। लेकिन जो टारगेट सेटिंग की मैं बात कर रही हूँ, कुछ अहदाफ उन्होंने शेयर किए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी 3.5% होगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 4.3% होगी, और सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है 3.6% होगी। इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। हमारे एक्सपोर्ट के तकरीबन 28 अरब डॉलर, इंपोर्ट इस साल 58.7 बिलियन डॉलर। तजारती खसारा -1.7 पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपने सुना कि वो जो कुछ टारगेट्स हैं उन्होंने सेट किए, इन पर भी हम इंडिविजुअली बात करेंगे। और जो आगाज़ में मैंने बात की कि एक आम आदमी उसको जो कंसर्न्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, तो कुछ हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में रिलीफ डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें कमी की बात करें, साथ ही साथ डीजल की कीमतों में कमी की बात करें, LPG का मामला भी हमने देखा, घरेलू सिलेंडर जो है वो 430 रुपये तकरीबन जो है वो सस्ता हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जो कि डायरेक्टली एक आम आदमी की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अंदर जो है वो उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। फिर अगर बात करें शाय खुर्दनोश की, तो घी की बात करें, कुकिंग ऑयल की बात करें, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग डेली रूटीन में हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। इन सब की कीमतों में अच्छी सब्सटैंशियल कमी हमने देखा है कि आई है। मुख्तलिफ दालों की कीमतों की अगर बात करें, आप मार्केट में जो लोग रेगुलर ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं वो जानते हैं कि जो दालों की कीमतें हैं, आटे की कीमत है, सब्जियों की अगर हम बात करें, पिछले साल शायद सूरत हाल कुछ इतनी फेवरेबल नहीं थी हमारे लिए, वो फ्लड और जो क्लाइमेट चेंज और उसका जो इम्पैक्ट होता है। लेकिन इस
दफा ओवरऑल जो क्रॉप है वो बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से प्याज की हम बात करें, आलू की बात करें, टमाटर की बात करें, ये सब वो चीजें हैं जो कि रूटीन में हर घर में इस्तेमाल होती हैं और उनकी कीमतों में खातिर कमी जो है वो देखने में आई है। इस पर बात करेंगे, ये रिलीफ शॉर्ट लिव्ड है, ये रिलीफ सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इसका क्या इम्पैक्ट अभी हो रहा है, मजीद इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो मेहमान शख्सियात तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। गेट अनदर सीनियर मैं कहूंगी कि तज्जिया बहुत गहरी निगाह जब हम बात करते हैं माशी मामलात के हवाले से, डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका सर आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम कुछ हुकूमत का मौक़िफ़ भी साथ साथ शामिल करेंगे। नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नादिर आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, सर मैं आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, जहाँ पर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं माशी मामलात में, वहाँ पर आजकल एक ही लफ्ज़ है जो हर जगह सुनने को मिल रहा है और सारी डिबेट उसके इर्द गिर्द हो रही है और वो है IMF। आज जो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि IMF मुआहदे के अंदर कोई तकनीकी हर्डल नहीं है। तो सर एक तो ये कि क्या हर्डल है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है वो तो अब एक्सपायर होने वाला है, तो क्या हमें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए उसका रिवाइवल हो सकता है कि नहीं, दूसरी बात। और साथ ही साथ ये भी फिर कह दीजिएगा कि क्या जो नए प्रोग्राम का हमने देखा कि इंडिकेशन दिया जा रहा है, तो शुड वी बी होपफुल फॉर दैट? देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी एक माली खसारे के चैलेंज में है। पाकिस्तान पे एक डॉलर लिक्विडिटी का क्रंच है, हमारे पास डॉलर्स की जो फराहमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसका एक ही डॉक्टर है दुनिया में और उसका नाम है IMF। कोई भी इकोनॉमी जब बहुत तकलीफ में आ जाती है तो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में ये बना ही ऐसे है कि IMF आपकी मदद करे। एक बात ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान जरूर 22 बार IMF के पास गया है, पर तशखीस जिंदगी में एक ही दफा ली है और यही वजीर खजाना थे। और चूंकि आई यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू हिम ऑन द टेबल, तो मैं जानता हूं इस बात को। 13 से 16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज फाउंड इट डिफिकल्ट यशफीन टू कंप्लीट द IMF प्रोग्राम्स। करंट प्रोग्राम जो है उसमें मसले ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को जब चलाया तो बारहा इनहराफ किया IMF की कुछ कंडीशनैलिटीज से, बारहा इनहराफ किया उन चीजों को करने में जो IMF कह रहा था। इसकी वजह से एक मिसट्रस्ट हो गया बिटवीन पाकिस्तान एंड दी अथॉरिटीज। मसलन आपने जब पेट्रोल की सब्सिडी दी, जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा डीरेल हुआ था। फिर जब अभी आपने देखा तो हमने ये कोशिश की कि शायद रुपए को हम यहाँ रोक सके। मे बी द इंटेंशन वाज गुड, बट IMF इसको अच्छा नहीं समझता। फिर 30 माह से हमने गैस की कीमत को तब्दील नहीं किया था, तो IMF ने आपको कहा तब्दील करें। फिर हुकूमत ने मुश्किल फैसले लिए। अब हम यहाँ खड़े हैं कि IMF ये आपको कह रहा है 3 चीजें। एक तो वो ये कह रहा है कि आप अपने 6 अरब डॉलर का इंतजाम करें। हम ये कह रहे हैं कि हम 4-4.5 अरब डॉलर भी कर लें तो जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा है वो इतना नीचे आ गया है इंपोर्ट्स को रोक के कि हमारी जरूरत ही इतनी है। अब ये एक जिसे आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग की बात है। आई थिंक, एंड आई विल से दिस इन इंग्लिश, IMF should be a little considerate. If we are able to get the staff level agreement, the rest of the 1.5 billion can also flow in. That is my understanding also. And so काफी कुछ कर लिया। साथ साथ वो ये कह रहा है कि बजट के अहदाफ शेयर कीजिए। अथॉरिटीज ने कहा कि पहले नहीं किए थे, अब कर दिए हैं। हालांकि उनका 9th रिव्यू से नहीं ताल्लुक, यहाँ भी अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, बट चूंकि अब बजट बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, सो दे आर आस्किंग यू कि ये हमसे शेयर कीजिए। तीसरी बात पे देखिए, IMF बहुत सेंसिटिव है और वो ये है कि रुपए की जो मूवमेंट है वो ठीक होनी चाहिए, फॉरेक्स मार्केट को ठीक काम करना चाहिए। कुछ अभी इकदाम लिए गए हैं, मैं ये कहता हूं कि ये इकदाम बड़े क्विकली ले लेने चाहिए। मसलन आपने जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट थी वो शिफ्ट की इंटरबैंक पे, तो जो रुपए का फर्क था यानी कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक, इट हैज कम डाउन टू 5% फ्रॉम 11%, सो द मार्केट फंक्शनिंग हैज बिकम बेटर। अब ये 9th रिव्यू अगर यशफीन कंप्लीट हो जाता है तो ये मुल्क के लिए अच्छा है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि 30 जून को प्रोग्राम तो खत्म हो जाए, बट ये ऑन अ गुड नोट एंड करेगा। हम प्रोग्राम कंप्लीशन उसी तरह नहीं कर पाएंगे जो हमने 22 आई थिंक यू आर गोइंग टू एग्री आल्सो कि गवर्नमेंट ने भी हर लेवल के ऊपर कोशिश की है कि ये मुकम्मल हो जाए। डार साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा है कि हमने बहुत मुश्किल इस्लाहात जो है वो कर ली हैं। शायद वो ये कहना चाह रहे थे अगले जुमले में कि शायद मजीद मुमकिन नहीं होगा। डू यू एग्री विद दैट एंड डू यू सी इट हैपनिंग? अच्छा तो होगा हमारे लिए, लेकिन क्या ये हो सकेगा? मुमकिनात में से है। आई थिंक चूंकि हाईएस्ट लेवल पे एक एंगेजमेंट की है MD के साथ प्राइम मिनिस्टर ने,
सो आप गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है उसका अंदाजा इसी चीज से लगा लीजिए। जी। जब हम ये प्रोग्राम 13-16 का चलाते थे, इवन विद द पीटीआई गवर्नमेंट, आई हेल्प देम टू गेट ऑन बोर्ड विद द प्रोग्राम, तब भी मैं यही कहता था कि ये वजारत खजाना का काम है, उसी लेवल पे डील होना चाहिए। बट द गवर्नमेंट हैज गॉन अहेड एंड शोन दैट सीरियसनेस के एमडी से बात किया, और ये एमडी से यशवीन सेकंड टाइम बात हुई बात की है, है। बिल्कुल। जब नवंबर से आईएमएफ नहीं आ रहा था तब भी इंटरवीन किया पीएम ने। सो एटलीस्ट ही इज वेरी क्लियर, द टीम इज क्लियर कि ये करना है। अब ये बिल्कुल इस वक्त आईएमएफ के पास है ये बात कि आया वो ये कर देते हैं। कुछ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी करने की कोशिश की है विद द यूएस, वो सबसे बड़ा इसमें प्लेयर है बिकॉज 17% उनकी ओनरशिप है बोर्ड पे। आई थिंक देयर इज अ फेयर चांस कि हम ये रिव्यू कर लें। उसके बाद यशवीन थिंग्स विल रिमेन टफ बिकॉज आप ये देखिए ना कि इनकी हुकूमत जो है वो 15 अगस्त को खत्म हो जाएगी। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास इनफ रिजर्व्स हों जो इस वक्त मजीद जो फ्यूचर का कोर्स उस पर बात करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ कि चीजें मुश्किल तो होंगी, आसान नहीं होंगी, लेकिन दिस इज गोइंग टू गिव अस अ गुड ब्रीदर अगर ये इफ इट कम्स थ्रू। जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे जराए रिपोर्ट तो कर रहे हैं कि हमें जो है वो खुशाइंद किसी खबर का इंतजार रखना चाहिए। सो लेट्स सी के चीजें जो है वो किस तरफ जाती हैं। इश्तियाक बेग साहब, सर थोड़ा सा अगर एनालिसिस कर लें, ये जो ऑन गोइंग प्रोग्राम है जो इस वक्त हमें स्टक दिखाई देता है, आपके तज्जिए के अंदर वाज इट अ बैडली निगोशिएटेड प्रोग्राम जिसकी वजह से आज हम इस हाल को पहुंचे हैं, या फिर वही वाला फैक्टर है जिसपे ज्यादा बात की जाती है कि जो कुछ निगोशिएट किया गया उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसको वायलेट किया गया सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जो है वो गेन्स के लिए? थैंक यू वेरी मच आस्मी। मैं थोड़ा सा याद करना चाहूंगा कि आईएमएफ का जो रवैया इस बार पाकिस्तान के साथ हुआ है थ्रू आउट, आज तक कभी इस तरह का रवैया आईएमएफ ने किसी दूसरी कंट्री के साथ जो था वो अख्तियार नहीं किया। इतना बायस एटीट्यूड आज तक नहीं देखा। उन्होंने जो शरायत कहीं पाकिस्तान में उसको की और सबसे बड़ी चर्चा थी वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की थी, जो 6 बिलियन 4.5 बिलियन पाकिस्तान उनको अरेंज करके बता दिए। हमारे जो दोस्त ममालिक थे जिसमें चाइना, सऊदीया, यूएई जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो माइनस में चला गया है। पीटीआई की हुकूमत में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा था वो तकरीबन 30-35 बिलियन डॉलर था, जो इस बार लग्जरियस आइटम्स के ऊपर हमने पाबंदी लगाने के बाद उसको खत्म कर दिया और ये 2 बिलियन जो है उसका माइनस में गया है। हाँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए जो अमाउंट आईएमएफ पे करता है 1.5 बिलियन, अगर ये फायदा हमारा हो जाता है तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि पाकिस्तान उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सिर्फ हमें ये है कि आईएमएफ की छतरी की हमें जरूरत है, क्योंकि जब आईएमएफ हमारे साथ आता है, छतरी हमारे पास होती है, तो वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दूसरे जो लैंडर्स हैं वो पाकिस्तान को कर्ज जो है वो दे देते हैं। देखिए हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है, अब तो उन्होंने इंतहा कर दिया है कि वो इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं आईएमएफ कि जनाब जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल जो उसके अंदर भी इंटरफेरेंस उनको वो करते हुए हमको नजर आ रहे हैं, जबकि उनका हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारी मुल्क की है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए इसकी एक वजह ये भी है कि आपको ये मालूम है कि आईएमएफ जो है कि डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है अमेरिका के साथ, क्योंकि वो इनका सबसे बड़ा मेंबर है। अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। वो चाहते हैं इस वक्त किसी तरीके से अगर आईएमएफ नहीं करता और पाकिस्तान तुरंत खातर डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान के अवाम जो है चाइना को और सऊदी अरब वगैरह को मजबूर इंतजाम ठहराएंगे कि देखिए हम डिफॉल्ट हो गए और उन्होंने हमारी मदद नहीं की। यही वजह है कि चाइना ने और सऊदी ने आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की मदद की है। मगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इमरान खान और उनकी हुकूमत आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, क्योंकि जिसमें इन्होंने आईएमएफ ने कहा है कि पॉलिटिकल वजह की है। आपको शायद याद हो कि जब ये प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा था तो इमरान खान साहब की हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे करीम साहब, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे पंजाब और केपीके को, उनको फोन करके कह रहे थे कि आईएमएफ को आप ये लिख के दे दीजिए कि हम आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। अगर कल हम आपके साथ आते हमारी प्रोविंशियल हुकूमतें जो हैं वो इस पे कंसेंट नहीं देंगे और आगे नहीं होगी। पीटीआई और इमरान खान साहब की ये बड़ी
ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए, और ठीक है। बहुत तकलीफ करके कहते थे कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। बट अल्लाह के करम से आपने देखा है कि हमारा बुरा वक्त जो है वो निकल गया है। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज के प्राइस भी कम हो गए हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस भी हमारे जो है वो कम हो गए हैं। और इसाक डार साहब एक से ज्यादा बार ये कह चुके हैं, कुछ अर्से पहले मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि शायद वो मुल्क जिसकी 30 बिलियन की रिमिटेंसेस हो और 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता। नहीं, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, बड़े पॉजिटिव भी हैं। उनसे हम भी जब सवाल करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त नजर के अंदर हैं, मतलब बैकअप प्लान की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि वो प्लानिंग जो है वो कर रखी है। तो पर उम्मीद रहे। डॉक्टर खाकान साहब को इतनी देर हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सर, जो अभी आपने बात की IMF प्रोग्राम के हवाले से, आपने कहा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। वो एक जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसको लेकर तो चले उम्मीद का सिलसिला है, मगर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को अभी कुछ दिन पहले इंडिकेट किया था कि हम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लुक एट अ न्यू अरेंजमेंट विद द IMF, अ न्यू प्रोग्राम, कि हम उसको निगोशिएट कर लें। इसको एक तो किस तरीके से देखते हैं, और दूसरा डार साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है, वो बार बार कहते हैं कि अगर नहीं भी होता IMF तो मैंने कुछ चीजें जहन में रखी हुई हैं, आई कैन मैनेज थिंग्स। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ नाकिदीन का ये ख्याल है कि एक आधा क्वार्टर तो हम मैनेज कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो हमसे शायद मैनेज नहीं हो सकेंगी विदाउट IMF। यशवीन, एक तो ये याद रखिए कि द इकोनॉमी इज इन अ रियली टफ पोजीशन राइट। यस, $4 अरब के रिजर्व्स हैं, ग्रोथ 0.29% पे है, और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। 29% पे इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन भी ऑन द हायर साइड है। हमने रोकी हुई हैं सप्लाई सो दैट हमारे डॉलर्स जो हैं वो ना जाया हों। अब चाइना इज द ओनली सपोर्ट प्रोसेस इन दिस। आई थिंक जो गवर्नमेंट के बैक ऑफ माइंड पे है या जो सपोर्ट है वो चाइना की है। हैट्स ऑफ टू चाइना, उन्होंने $2 अरब अभी भी हमें दे दिए। आगे भी जो जून की पेमेंट है यशवीन, आई थिंक वो इस तरह मैनेज हो रही है कि हमें $3.7 बिलियन चाहिए, उसमें से 2.3 बिलियन आर फ्रॉम द चाइनीज। सो एक बहुत बड़ी उम्मीद ये है कि वो रोल ओवर भी कर देंगे, रीफाइनेंस भी कर देंगे, और बाकी कुछ पैसे अरेंज कर लिए जाए। बट यशवीन, मैं फिर कहूंगा कि IMF के अलावा चारा कोई नहीं है। इवन यू नो सब ये एक्सेप्ट करते हैं, बट हम हल नहीं कर पा रहे हैं। नवंबर में कहीं होना था, फिर PM ने इंटरवीन किया, फिर टीम आई, फिर अथॉरिटीज ने उनके साथ नेगोशिएट किया, और अब हम जून में भी कोशिश ही कर रहे हैं। देखिए, ये हमें ड्रिफ्ट थ्रू तो करा सकता है जिस तरह हम चल रहे हैं, इंपोर्ट्स को कदम लगाए हुए और इंपॉर्टेंट पेमेंट्स करते हुए, ताकि डिफॉल्ट ना हो। दिस इज योर ऑनगोइंग वे, बट द इकोनॉमी हैज टू गेट अनक्लॉग्ड। अनक्लॉग्ड से मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। रॉ मटेरियल आएगा, फ्लड से आपकी जो कॉटन क्रॉप है यशवीन, वो 5 मिलियन बेल्स पे आ गई है। 10-11 मिलियन बेल्स एवरेज करते हैं। So you need to import to export. That's why you're taking a hit on the exports of textiles. ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह जो इन्फ्लेशन भी है वो बढ़ी हुई क्यों आ रही है यशवीन? वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के सप्लाई साइड क्रिएट कर रही है शॉर्टेजेस, और फिर लोगों को होर्डिंग का मौका मिलता है कि जी थोड़ी हैं चीजें, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन। इस साइकिल को IMF के अलावा तोड़ कोई नहीं सकता। बट लेट्स से कि अगर नहीं होता तो जैसे मैंने आपको कहा कि उम्मीद क्या है, साथ ही उम्मीद है कि कुछ और 50 कंट्रीज से कुछ फ्लोज क्रिएट कर लिए जाएं और आप ये पास। बट नाउ 1 जुलाई को अगर आप मुझे इंटरव्यू करेंगी तो मैं आपको ये कहूंगा कि 25 से 27 अरब डॉलर मुझे इस साल में चाहिए अपनी रीपेमेंट्स और रोल ओवर्स करने के लिए। बिल्कुल, ये बगैर IMF के यशवीन नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी, आई विश आई कुड टेल अ बेटर स्टोरी, बट दैट इज द स्टोरी। अगर करंट अकाउंट का 5-8 अरब डॉलर का और खसारा हो गया, जो कि शायद नेक्स्ट ईयर जब हम इंपोर्ट्स को खोलेंगे तो पॉसिबल है, हमें कहीं 32 से 33 अरब डॉलर चाहिए होंगे। दैट्स व्हाई आपने से खुद कहा, जैसे वो सही कह रहे हैं कि कॉन्टूर्स ऑफ न्यू प्रोग्राम जो है वो तय करने शुरू कर देने चाहिए, ताकि जब भी कोई नई 5 ईयर गवर्नमेंट आए, मैं तो अब यहां तक कहता हूं कि गो इनटू 4 ईयर IMF प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम कीजिए, अपने मुल्क को निकालिए इस ये जो डेली एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, हाइटेंड रिस्क, रुपए पे प्रेशर, इन्फ्लेशन बड़ी, उससे निकालिए मुल्क, और फिर तलीकी फैसले करके एक लॉन्ग टर्म पे मुल्क को इस्तेमाल। और ये मैं यशवीन इसलिए अब कहना शुरू किया,
आप एक इलेक्शन साइकिल में ये सब कुछ तब्दील कर सकते हैं। आज ये But आपने जो बहुत है- एक मैं आपसे अगला सवाल शायद यही करती कि इसके लिए कोई टाइम फ्रेम, क्योंकि ये जब हम बात करते हैं ना लॉन्ग टर्म पे मईशत को ट्रैक पे डालना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मुझे 15 साल कम से कम हो गए ये काम करते हुए। हर साल बजट में हम ये डिबेट करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस दिन करेंगे और हम जो हमारे कुछ बेसिक माशी मामलात हैं उनको एड्रेस करना कब शुरू करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस कब लाना शुरू करेंगे। मैं इस पर अभी आपसे बात करती हूँ गबोल साहब से। आई थिंक हमारा राब्ता जो है हाल हुआ है। नादिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। आपको सॉरी, आ रही उस है वक्त आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। उस वक्त जो है वो आपकी ऑडियो में कोई इशू था। मैं यही आपसे सवाल कर रही थी, जो एक आम आदमी को किस तरीके से इस पॉजिटिविटी को हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप बात करते अगर मुकम्मल कर लें प्लीज। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि साहिब हैसियत तो दूर की बात है, हमें इस वक्त फोकस करना है जो मिडिल क्लास और जो लेबर क्लास हैं, जो दो वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमने रिलीफ देना है। बिकॉज इलेक्शंस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और जाहिर सी बात है कि हम पॉलिटिशियंस हैं और हमने आवाम के पास ही जाना है उनसे वोट मांगने के लिए। तो हम किस बुनियाद पे उनसे वोट मांगेंगे? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस तरह आपको मैं अर्ज़ कर रहा था कि 2 दफ़ा मुसलसल हमने पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी लाई है, उसके अलावा डॉलर एक्सचेंज रेट में कमी आई है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ मिले। कि जिस तरह अगर पेट्रोलियम के प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की भी प्राइसेस हम कोशिश करेंगे नीचे आते रहे। सिंध हुकूमत स्पेशली कोशिश कर रही है कि अभी जो बजट हम पेश करने वाले हैं अगले चंद दिनों में, उसमें हम जो हमारे जो लेबर तबका है उसकी सैलरी को हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। 35,000 रुपीज़ मिनिमम सैलरी हम अक्रॉस सिंध इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उम्मीद है कि इस दफ़ा हम कामयाबी से कर लेंगे। माजी की तरह नहीं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से फिर आपको पता है हिंड्रेंसेस आ जाती हैं। लेकिन बीइंग इन तो गवर्नमेंट आप लोगों को इस वक्त एटलीस्ट चैलेंजेस क्या हैं, जो सबसे मेजर चैलेंजेस जिनका सामना है? क्योंकि जो इलेक्शन बजट हुआ करता है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं उनके लिए वैसे भी बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तो आप लोग तो इस वक्त बहुत टाइट स्पॉट में नहीं है एज गवर्नमेंट? बिल्कुल बहुत टाइट स्पॉट में है, जहाँ पे कुछ टाइम पहले इमरान खान के आने से पहले तक पेट्रोलियम प्राइसेस 100 रुपये या उससे भी नीचे होती थी, तो आज वही तकरीबन 250 रुपये के आसपास हवर कर रही है। उसके अलावा जितने भी अशिया खुर्दनोश हो गई, बिजली हो गई, हर चीज़ महंगी हुई है। वी रियलाइज़ दैट। और अब इमरान खान की तरह हम माजी में अब नहीं जाना चाहेंगे। जिस तरह से इमरान खान ने कोशिश तो पूरी की थी कि पाकिस्तान को दिवालिया कर दें, बैरूनी साजिश की ज़रूरत ही नहीं है। जब इमरान खान बैठा हुआ था तो किसी दुश्मन को ज़रूरत ही नहीं थी। इंडिया जिस तरह ऑलरेडी कह रहा है कि इमरान खान इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन टू इंडिया, जो कि हमारा एनिमी स्टेट है। बट कमिंग बैक टू आवर परफॉर्मेंस, आई थिंक इसाक डार साहब ने एक स्टेबिलिटी लाई है इकोनॉमी के अंदर। और मज़ीद आप देखेंगे कि जो इस हुकूमत का टेन्योर रहता है अगस्त तक फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी। IMF का भी जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली वो रिन्यू हो जाएगा। अगर नहीं भी होता, हमारे बाकी दोस्त ममालिक हैं जैसे चाइना हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, उन सब से भी हमारी बातचीत चल रही है, वहाँ से भी हमें रिलीफ आएगी। रशिया से हमारा एक मुआहदा हो गया है जिसके तहत बहुत ज़्यादा सस्ता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करेंगे और ये इसका सारा बेनिफिट इंशाल्लाह आवाम को ही जाएगा। उसके बाद फिर जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अभी जो बजट आने वाला है, आप देखेंगी इंशाल्लाह उसमें इस तरह के हम इक़दाम लाएंगे जिसके तहत आवाम को डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा। आवाम की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद आसान होगी, वो बेहतर तरीके से अपने डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करने में कामयाब होंगे। और फिर उसके बाद ही हम इंशाल्लाह वोट लेने जाएंगे। हम कोई सिलेक्टेड जी जी बिल्कुल। अब वोट लेने जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो वैसे भी वोट और नो वोट, आई थिंक जो पाकिस्तान के अवाम है वो इस वक्त जेन्युइनली बहुत मुश्किल में है, तो उनको निकालने के लिए तो कोई एवेन्यूज क्रिएट करना ही होंगे। इश्तियाक बेग साहब, हम देख रहे हैं अभी कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, गो के उसको लेकर भी बड़ी डिबेट हुई कि रिलीफ ज्यादा हो सकता था, बट जितना हुआ उस पर भी एक खदशा ये एग्जिस्ट करता है कि दिस माइट नॉट सिट वेरी वेल विद द IMF अगेन, वो भी हमारा एक कंसर्न है। फिर उसके बाद ये जो कुछ अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है, देखी जा रही है। एक सवाल ये किया जाता है कि ये टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड कोई वक्ती रिलीफ है जो आवाम को दिया जा रहा है, या उम्मीद रखी जाए कि ये जो है वो परसिस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा? जसमीन देखिए, ये टोटली रिलीफ नहीं है। 20 रुपए तकरीबन पेट्रोल और 35 रुपीज डीजल के प्राइस में कमी की है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बजट से पहले जो दी गई है। और आप देखेंगे कि इसके इंशाल्लाह ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराओं में कमी आएगी, बल्कि हर वो जगह जहां पे ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे मार्केट से अगर चीजें आ रही हैं, सब्जियां आ रही हैं, दूसरी चीजें आ रही हैं, उसके प्राइस में भी फर्क पड़ जाएगा। मगर इसके अंदर हुकूमत को थोड़ा सा
फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखा ही गया है कि अगर 5 रुपए की कीमत की पेट्रोल की बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर दूसरे दिन आके प्राइस बढ़ा देते हैं, मगर कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि किसी चीज के अंदर कमी आई हो। अब मैं थोड़ा सा IMF करना चाहता हूँ। इस वक्त IMF 6 कंट्रीज के साथ जो है वो अपने मुआहदे जो है कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें इजिप्ट है, श्रीलंका के साथ उन्होंने मुआहदा अपना जो है वो साइन कर लिया। पाकिस्तान के साथ उनको ये कंसिडरेशन नहीं है कि अभी पाकिस्तान इतनी बड़ी सैलाब की तबाही से जो है अपने गुजरे हैं, और हमने उनको ये बताने की कोशिश की है, मगर रवैया उनका बहुत सख्त है। और यहाँ पर मैं आपको चीज बताऊंगा कि इसकी मेन वजह क्या हो रही है कि आज अगर हम सीमेंट से अपना हाथ उठा देते हैं और उनसे हम कहते हैं कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने सीमेंट को जो था वो आपने देखा था फ्रीज कर दिया था और कर दिया था, ये यह कहा था प्रेसिडेंट ने कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और आज चाइना से हम थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप को करते हैं। यही IMF यहाँ ये मुआहदा हमसे साइन कर लेंगे, मगर इस मुआहदे की जो मुद्दत है वो जून तक है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात हुई थी IMF के सरबराह की, उसमें ये कहा है कि अगर सपोज इन केस ये मुआहदा जून तक, तो डेफिनेटली टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे, तो हम नया एक मुआहदा IMF के साथ जो है वो निगोशिएट करेंगे। जैसे अभी मेरे कलीग्स ने कहा कि IMF की हमको जरूरत है डेफिनेटली, मगर हम नहीं कर सकते कि उनकी हर बात माने। अभी उनका ये था कि वो हमारे बजट की तरफ जो थे वो हाँ बजट भी हमसे डिस्कस करें, क्योंकि पाकिस्तान के में लोग जो है, आवाम जो है, अब इससे ज्यादा महंगाई जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम आवाम को IMF के रहमो करम पे जो है वो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके कुछ बात जो मैं डॉक्टर साहब से बात करी थी कि हम कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जो कुछ मामलात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनमें किस तरीके से हम क्यों फोकस नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स जो आने वाला बजट है कुछ उसके भी और एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो कुछ आने वाले बजट के कुछ वो हैं एस्पेक्ट्स हैं और कुछ और भी इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा टारगेट्स क्योंकि आपको पता है शेयर किए जाते हैं जो आने वाला साल है उसके लिए जब बजट आने वाला होता है उससे पहले भी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि हमारे पास शायद एक पूरी दास्तान होगी मिस टारगेट्स की। अगर हम पिछले बजट की बात करें हर दफ़ा होती है, लेकिन इस दफ़ा शायद कोई सूरत हाल जो माजी में होती है उससे ज़्यादा आप समझते हैं, आप एग्री करेंगे कि थोड़ी सी इस दफा ज्यादा ब्लीक सूरत हाल होगी। अगर हम खाली जो सालाना टैक्स हदफ का हसूल है उसी की बात कर लें, इतना सारा कुछ होने के बावजूद, जिसमें आप इन्फ्लेशन की बात करें, एक्सचेंज रेट के जो मामलात हैं उसकी बात करें, मेरा ख्याल है 800 अरब के इजाफी टैक्स लगाए गए, लेकिन वो फिर भी हासिल शायद नहीं हो सकेगा, मुश्किल लग रहा है वो टारगेट अचीव करना। फिर अब हम नए टारगेट्स सेट कर रहे हैं और मैं एक दो लोगों को पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि अभी भी इस सिचुएशन के अंदर एग्जैजरेटेड टारगेट्स हैं जो रखे जा रहे हैं। रश्मीन, आपने जितनी भी बातें की हैं ये सब दुरुस्त हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मालियाती साल इस वक्त चल रहा है उसके बजट के अहदाफ और जो आने वाला मालियाती साल है FY 24 शायद कभी भी इतने टफ नहीं हुए जो इस वक्त हैं। मैं आपको बहुत आसानी से एक चीज बयान करता हूं। पाकिस्तान का हम जब भी किया करते थे तो 1500 अरब रुपया दिया करते थे मार्कअप पेमेंट में। इस साल हम 5300 अरब रुपया देंगे। अब आप हैरान होंगी कि जब फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को पैसे दे देगी और नेट उनके पास जब पैसे आएंगे तो वो बड़ी मुश्किल से इस साल में अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके पैसे पूरे करेगी। आपने देखिए जो सारी बातें की उसमें एक टारगेट जो है मैंने एहसन इकबाल साहब के प्रेसर के अंदर सुना, उन्होंने कहा कि पिछले साल से अबाउट 37% इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35% जो है वो PSDP इस दफा ज्यादा होगा। इतना एग्जैजरेटेड टारगेट रख के, और PSDP तो मैं हमेशा कहती हूँ बड़ा मजलूम हेड है, वैसे भी हमारे बजट में हम पूरा साल उसको काटते रहते हैं, फिर भी उसको इतना एग्जैजरेटेड टारगेट हमने क्यों सेट किया सर? फिर इस साल का टारगेट है 700 अरब और वो उसको बढ़ा के 1100 अरब करें। जी 1100 अरब पे नेक्स्ट ईयर ले जा रहे हैं। इसमें से यशवीन 950 अरब का जो टारगेट है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने देना है, और 150 अरब की ये उम्मीद है कि वो हम PPP जिसको हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से करेंगे। मेरा नहीं ख्याल यशवीन कि अगर आप एक साल बाद मुझसे बात करेंगी तो हम ये 1100 कर पाएंगे। वेरी ऑनेस्टली ये आप सही कह रही हैं। कभी भी नहीं होता। जी
सो अच्छा, अब आप नेक्स्ट ईयर देखिए कि एक तो हमने ये बढ़ाया, अब नेक्स्ट ईयर तकरीबन जो हमारा मार्कअप पेमेंट है जब हम वो कर लेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट 500 से 1000 अरब के खसारे में होगी और बाकी सब कुछ बोरो करके हम डेट बढ़ाकर अपने ये सारे जो जराए हैं इकट्ठे करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट हो, पेंशन्स हो, ग्रांट्स हो, सब्सिडीज हो, ये सब कुछ। पाकिस्तान का बजट यशवीन, वी हैव टू एज अ नेशन ऑल पार्टीज पुट टुगेदर, हमें ये सोचना है कि कितना ब्रोकन हो गया है, हमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म करना पड़ेगा जो आपने कहा। बट हैविंग पेंटेड सच अ डिफिकल्ट पिक्चर, हम अब लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो आईएमएफ जो है एक्सेप्ट करते हैं। सो लेट मी पुट अ फ्यू थिंग्स। एक तो ये आप कर सकते हैं कि जो आप उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहें, एहसास कहें, इनकम सपोर्ट कहें, ये पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और मैंने तीनों पार्टीज के साथ इस पे काम किया और मैं तारीफ करता हूं सबकी कि इसको हमने चलाया है, जैसे हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया। और आज आप ये देखिए कि हम 10 मिलियन फैमिलीज तक पहुंचते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये 300-350 अरब पे इसको बढ़ा के 500 अरब कीजिए ताकि आप लोगों को रिलीफ दे सके। आप अभी नादिर साहब फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, आप अपना मिनिमम वेज जो है मेरे ख्याल में 32,000 रुपए पे ले जाएं 25,000 से, इससे लोगों को एक तकवीयत मिलेगी। बिल्कुल। आप रिस्पॉन्सिबली पेंशन्स और जो आप लोगों की तनख्वाहें हैं, सरकारी जो लोग काम करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबली 15 से 20% बढ़ाइए। अगर आप ये चीजें करेंगे, कुछ टारगेटेड सब्सिडी दीजिए, जनरल सब्सिडी ना दें और भूल जाइए सब्सिडी उन तबकात पे और वापस लें। इस वक्त हम कंसेशंस और जो सब्सिडीज हैं उसकी मद में 1500 से 2000 अरब उन लोगों को दे रहे हैं जिनको नहीं देनी चाहिए, उनसे वापस लें। और आखिर में ये करें जिसपे आईएमएफ ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, ये जो 2 मिलियन आपके रिटेलर्स हैं इन पे टैक्स लगाएं। हुकूमत को बुरा भला कहना यशवीन सबसे आसान काम है, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि आप रियल एस्टेट पे टैक्स दें, ये लोग टैक्स दें। और तीसरा, खुदारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएं। 20% जीडीपी का जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। पिछली हुकूमत कहती रही कि बहुत मैंने ट्रांसफर किया है एग्रीकल्चर को कीमतों के बढ़ने की वजह से। वीट क्रॉप बम्पर हुई है मुल्क में, पैसे ट्रांसफर हुए, पीपल हैव मेड मनी। बिल्कुल, एवरीवन शुड। मैं जरा नादिर को गुफ्तगू में शामिल करूं। आई कम बैक टू ये जो आपने एक दो पॉइंट्स बीच में रेस किए हैं, बहुत पर्टिनेंट बातें की हैं, लेकिन रियल एस्टेट की बात करें, रिटेल सेक्टर की बात करें, आप मुझे मैं आपकी जानिब आऊंगी, दोबारा तस्हीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूं। माजी में जो पिछला वो था बजट था उसमें भी ये कोशिश की गई थी, फिर उसका क्या हुआ वो हम सबके सामने। जिस तरह का प्रेशर आता है, जिस तरह की रेजिस्टेंस आती है, इन लोगों को इस तरह के लूप के अंदर लेना लगता है कि बिल्कुल मुमकिनात में से नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ जिम्मेदारी इस मुल्क के शहरियों को भी लेनी होगी। खाली हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। नादिर साहब, ये क्रिटिसिज्म की क्योंकि बात हो रही है, तो जो आपके अपोनेंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं या लीडरशिप है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो तो अभी जो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं ना कोई नेचुरल डिजास्टर, ना कोई क्लैमिटी, कोई ऐसा बड़ा वर्ल्ड इवेंट नहीं हुआ, हमने तो कोविड फेस किया, इन लोगों से क्यों मईशत नहीं संभाली गई एक साल? इनकी शायद यादाश्त इनकी बाकी चीज़ों की तरह ख़राब है। अभी पाकिस्तान रिसेंटली एक बहुत डेवस्टेटिंग फ्लड के थ्रू गुजरा है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। और ये तो हमारी हुकूमत है, अल्लाह का शुक्र है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़राई साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी है, उनकी कोशिशों की वजह से, पीएम साहब की कोशिशों की वजह से हमारे इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं उन्होंने हमें थोड़ा बहुत हेल्प किया। बट आज भी बहुत ज़्यादा हमारी आवाम अपने घरों से बेघर हो चुकी है और खुली धूप में मजबूर है कि वहाँ पे रिहाइश पजीर है। तो इमरान खान और पीटीआई की बातों पे मतलब हंसी आनी चाहिए, मगर इस वक्त तो ऐसी बातों पे अफसोस ही कर सकते हैं कि उनको हमारे पाकिस्तानी भाइयों का, स्पेशली जो साउथ पंजाब, सिंध और बलुचिस्तान में जो बेघर हो चुके हैं, जिनकी पूरी जमा पूंजी, उनकी गरीबों की जमा पूंजी क्या होती थी, वही उनके झोपड़े होते थे, उनकी बकरियाँ, उनकी बैल होते थे, वो सब उनसे महरूम हो गए। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान फेस कर रहा है वो तो इमरान खान ही है। इमरान खान ने जिस तरह पूरी कोशिश की कि एक म्यूटिनी लेकर आए पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो धर्म भरम कर दे, हमारे दुश्मनों को उसने खुश कर दिया, तो इससे बड़ा क्या कोई डिज़ास्टर आ सकता है पाकिस्तान के तरीके। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी आर्म फोर्सेस को और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सलाम है। और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है जिसमें तमाम PDM के जो पार्टनर्स मौजूद हैं साथ, और
एक ही पेज पे। इनको सलाम है कि इन्होंने मिलकर इमरान खान को काफ़ी हद तक कंटेन कर दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अगर कुछ जो हमारे जज साहिबान हैं वो इमरान खान को फेवर ना करें तो इमरान खान डिज़र्व्स टू बी पुट बिहाइंड बार्स। अगर यही हरकत किसी और पॉलिटिकल लीडर ने की होती, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब हो या फिर नून लीग के नवाज शरीफ साहब हो, तो वो तो जेल में होते। और हमारा तो एक लीडर, हमने तो फांसी भी उसने फेस की, और उस वक्त भी वही इस पे चार्जेस, एक बड़े चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने किसी का मर्डर किया, जो कि झूठे साबित हुए। बाद में हिस्ट्री ने उनको झूठा साबित किया। बट इमरान खान साहब ने तो डायरेक्ट जाके GHQ पे अटैक किया, हमारे कोर कमांडर के घर पे जाके अटैक किया। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा सस्टेन ना कर सके और पाकिस्तान वाकई में एनार्की को फेस करे और टूट फूट का शिकार हो। तो अब भी इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे जब तक इस हुकूमत का टेन्योर रहता है अगस्त तक, कि पाकिस्तान को मज़ीद स्टेबल करें ताकि इलेक्शन हो भी सकें। अगर पाकिस्तान इनस्टेबल हो जाता है तो फिर इलेक्शन भी नहीं होंगे। बिल्कुल, माशी सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो इंतखाबात में जाना मुश्किल होगा। इश्तियाक साहब, सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हम कुछ ऐसे हमारे ऐसे कोई मसले हैं जो इतनी सरायत कर गए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमें पता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उनके बारे में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में हम देखते हैं कि कुछ नहीं होता। अभी एक मिसाल डॉक्टर साहब ने एक्सपोर्ट्स की दी कि इंपोर्ट डिपेंडेंट एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर हमने कभी गौर ही नहीं किया। वही तौलिए हैं जो पता नहीं हम कितने सालों से बना रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी पे हम गौर करते हैं। इस तरह की बहुत सारी और जो हमारी लिमिटेड 4-5 चीजें हैं, उनकी मैं मिसालें यहाँ पर दे सकती हूँ कि हमने अपने फोकस को कभी बढ़ाया ही नहीं है। जितना हम कर रहे हैं उसके अंदर भी हम जिद्दत नहीं लेकर आते। उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? हम क्यों हर वक्त एक फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं? बस बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे और कराची के अंदर उन्होंने बिजनेसमैनों से मुलाकात की थी और मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था। और PM साहब ने ये कहा कि किस तरह देखिए, हमें तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और जैसे आपने कहा कि हमारे पास पुरानी मार्केटें हैं और कुछ आइटम्स हैं, हमें नए मार्केट्स और नए प्रोडक्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब को सजेशन की, उसमें यह बताया कि इस वक्त मराकश के अंदर, जिसका मैं कौंसल जनरल भी हूँ, कौंसल जनरल हूँ, जी टैक्स हो रहा है और हर की वहां पे इस वक्त जो है वो मिल रहा है। इंडिया की एक IT $200 बिलियन है, जबकि हमारी 2-2.5 बिलियन है। अगर हम इस पे तवज्जो देते हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, यकीन करें कि हमारे एक्सपोर्ट के अंदर है बहुत सब्सटेंशियल जो है इजाफा हो सकता है इसके अंदर। मगर प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है पूरी दुनिया जो है प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन शिकार है। आप हैरान हो, कुछ दिनों पहले मैं यूरोप में वहां पे भी महंगाई बहुत, इंटरेस्ट रेट 0.5% होते आज 6 और 7% चल रहे हैं। तो इस वक्त बट अब हालात के रशिया की वॉर और यूक्रेन की वॉर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मगर इश्तियाक साहब, आई हैव टू इंटरप्ट यू। आपकी ऑडियो में भी इस वक्त कोई इशू है, हमें जरा इसको फिक्स करने की मोहलत दीजिएगा। मैं आपकी जानिब फिर से आ जाऊंगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप कुछ, मैं समझ सकी हूं, इंटरेस्ट रेट वगैरह की बात करें। ऑफ कोर्स सवाल यही कर रही हूं कि हम क्यों इन चीजों को फिक्स करने पे गौर नहीं करते। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ भी आ जाएं। बजट आने वाला होता है, जो तनख्वाहदार तबका होता है हमारी तरह का, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि क्योंकि हम आसान है हमें पकड़ लेना, तो एट सोर्स हमसे टैक्स कटना है। तो अब देखेंगे हमारी सैलरी किस ब्रैकेट में फॉल करती है, अब कितना टैक्स देना पड़ेगा। हम क्यों रिग्रेसिव से प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की तरफ अभी तक नहीं जा सके? ना इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं या आप सैलरी क्लास को टैक्स करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। करीबन 70% जो टैक्सेशन है पाकिस्तान में वो इनडायरेक्ट है इस वक्त जी। पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो इस साल 8.5% पे आ जाए। इसका मतलब ये है कि हम 10-11% पे थे, वो भी काफी नहीं था, उससे भी गिरकर 8.5% पे आ जाए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 से 15 साल में ये 10% से बढ़ नहीं सका। हालांकि हमने NFC में ये लिखा कि हमें इसको बढ़ा के 15% करना है, तब NFC कामयाब होगा। क्योंकि हमें फेडरल की जो इनकम है वो इतनी कम हो गई है, तो फेडरल गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो सुकड़ गए हैं। ये आपने बिल्कुल सही। अब मसला ये है कि हमने ये एक चीज तय की हुई है कि कुछ सेक्टर्स को तो हमने मराद दी रखी, जिस तरह हमने बात की रियल एस्टेट को, रिटेल एंड होलसेल को, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को,
इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ये हमने फैसला किया हुआ है कि हमने इनको टैक्स नेट से बाहर रखना है। आप कोशिश जरूर करते हैं, आई थिंक इट्स अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। मैं Yes. 2 बार क्यू ब्लॉक की टेबल पे बैठा हुआ था जब हमने ये अटेम्प्ट की। जैसे ही हमें सामने से वो आता है प्रेशर, तो हम सकम्ब कर जाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ये प्रेशर डालने वालों को सोचना है कि आईएमएफ को बुरा भला कहना तो आसान है, पर जब हम आपसे कहते हैं कि 20% आप हैं जीडीपी का, आप टैक्स दीजिए, आप 3 से 5 अरब रुपया टैक्स देते हैं, 20% आप जीडीपी का है, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया नहीं जा सकता। ये तो हो गए कि आपने ये काम किए। फिर आपने एक ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपने आसान करना है इन सब चीजों को, ताकि लोग टैक्स रेट पे आ सकें। अभी तो लोग आना ही नहीं चाहते बिकॉज वो इनफॉर्मल में रहना चाहते हैं। अब ये मजे की बात है कि एक मुल्क है जिसमें हम कह रहे हैं कि यशवीन आप चूज कीजिए कि आप टैक्स फाइलर बनना चाहती हैं कि नॉन टैक्स फाइलर बन के ज्यादा टैक्स देना चाहती हैं। मैं तो आज तक ये कहता रहा हूं कि नॉन टैक्स फाइलर तो कोई चीज ही नहीं होती। अगर आपने इनकम कमाई है, यू आर अ टैक्स फाइलर। अगर आप गाड़ी खरीदी है, यू आर अ टैक्स फाइलर। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपसे ज्यादा टैक्स लूं पर आपका टैक्स ही फाइल ना करूं। फिर जो अमीर तबकात है उसको, और आप हैरान होंगी, मसलन लेट्स से कि मैं बहुत हाई इनकम अर्नर हूं इसमें, तो मैं अपनी इनकम पर टैक्स दे रहा हूं 30%। दिस इज रियली रियली इनक्रेडिबल। और स्टेट ने फिर मुझे कहा हुआ है कि वो तो आप 30% दें, पर लेट्स से कि मैंने बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसकी एक फुल एंड फाइनल चीज है, और अमीर लोग ही बैंक से पैसे रख के कमाते हैं, वो सिर्फ 15% है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे मार्जिनल रेट पे मुझे चार्ज कीजिए। ये कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिसी लेवल चीजें ठीक करें। दूसरी बात है एनफोर्समेंट की। दुनिया भर में, चाहे आपने अल कपून को अमेरिका में भी पकड़ा था, एनफोर्समेंट से पकड़ा था, टैक्स चोरी पे पकड़ा था। आप एनफोर्समेंट पाकिस्तान में ठीक कीजिए, आप डेटा माइनिंग कीजिए पाकिस्तान में,